वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 3 टर्म एक्सप्लेन करना चाहता हूं जो कि इस वीडियो के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। सबसे पहली टर्म न्यूट्रॉन स्टार। देखिए, न्यूट्रॉन स्टार को समझने के लिए सबसे पहले आर्म स्टार के अंदर क्या प्रोसेस होती है हम वो समझते हैं। आर्म स्टार के कोर के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस होती है, उसको हम हाइड्रोजन फ्यूजन भी कह सकते हैं क्योंकि कोर के अंदर हाइड्रोजन फ्यूज होके हीलियम में कन्वर्ट होता है, फिर हीलियम आगे फ्यूज होके कार्बन और ऐसे बहुत सारे हेवी मेटल्स में कन्वर्ट होता है। तो जब ये फ्यूजन प्रोसेस कोर के अंदर चालू होती है तब कोर में से एनर्जी और लाइट दोनों निकलती है। तो एनर्जी निकलती है ना कोर में से, तो वो कोर के ऊपर जो परतें होती है स्टार्स की, तो उन परतों को अपवर्ड्स यानी बाहर की तरफ पुश करती है। लेकिन तभी उसी के साथ साथ जो बाहर वाली परत होती है कोर के ऊपर, वो कोर को अंदर की तरफ यानी कि डाउनवर्ड पुश करने की ट्राई करती है। लेकिन अभी कोर के अंदर फ्यूजन प्रोसेस चालू है, तो इस वजह से कोर में से एनर्जी और लाइट दोनों एमिट हो रही है। तो एनर्जी एमिट हो रही है तो उसी वजह से बाहर वाली परतें हैं वो कोर को अंदर धकेल नहीं पाती है, क्योंकि वो फोर्स कोर का जो एनर्जी है वो उनको होल्ड करके रखता है और इसी को कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। लेकिन इन फ्यूचर जब कोर में हाइड्रोजन फ्यूल खत्म हो जाता है यानी कि फ्यूजन प्रोसेस भी नहीं हो पाती, तो इसी वजह से एनर्जी भी एमिट नहीं हो पाती है जो कि बाहरी परत को अपवर्ड पुश करके रख सके। तो इसी वजह से जो कोर के ऊपर की जो परतें होती है स्टार्स की, वो कोर को अंदर की तरफ धकेलने का ट्राई करती है। फिर होता है कोर कोलैप्स। कोर कोलैप्स होता है, उसके बाद एक इवेंट होती है जिसको हम कहते हैं सुपरनोवा इवेंट। तो सुपरनोवा यानी कि एक ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट में कोर के ऊपर की जो परतें होती है स्टार की वो उड़ जाती है स्पेस में और एंड में सिर्फ बचता है एक ठोस कोर जो कि न्यूट्रॉन पार्टिकल से बना हुआ है। ये कोर एक सिटी की साइज जितना ही होता है, लेकिन अगर इसके ऊपर जाके हम सिर्फ 1 टीस्पून मैटर लेते हैं तो वो मैटर पृथ्वी पे हजारों लाखों टन के वजन जितना हो सकता है। तो इसको हम कहते हैं न्यूट्रॉन स्टार। अब आते हैं दूसरे टर्म की तरफ। दूसरी टर्म है गामा रे बर्स्ट। उसको शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे GRBs। जो ये गामा रे बर्स्ट है, ये यूनिवर्स की सबसे ज्यादा एनर्जेटिक और ल्यूमिनियस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इवेंट्स है बिग बैंग के बाद। ये गामा रे बर्स्ट सिर्फ 2 से 10 सेकंड तक ही टिक पाते हैं, लेकिन इन 2 से 10 सेकंड के बीच में ये गामा रे बर्स्ट इतनी एनर्जी और लाइट को एमिट करते हैं जितना एक स्टार उसकी एंटायर लाइफ में नहीं कर पाता। फॉर एग्जाम्पल, हमारा सूर्य, हमारे सन की लाइफ पीरियड है 10 बिलियन ईयर्स अप्रोक्सीमेटली, जिसमें से 5 बिलियन ईयर्स गुजर चुके हैं और बाकी के अप्रोक्सीमेटली 5 बिलियन ईयर्स बाकी है। तो कितने हुए टोटल? 10 बिलियन ईयर्स। तो हमारा सूर्य जितनी एनर्जी और लाइट इन 10 बिलियन ईयर्स में नहीं निकाल पाएगा, उतनी लाइट और एनर्जी ये गामा रे बर्स्ट 2 से 10 सेकंड के अंदर अंदर एमिट कर देते हैं। तीसरी और आखिरी टर्म है क्वासी पीरियडिक ऑसिलेशंस। ये टर्म मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है एक्सप्लेन करने के लिए, फिर भी मैं ट्राई करता हूं। आपको स्क्रीन पे इमेज दिख ही रही होगी। तो जैसा कि एक पीरियोडिक फ्रीक्वेंसी यानी कि पीरियोडिक ऑसिलेशंस क्या होता है, पीरियोडिक फ्रीक्वेंसी का अगर हम ग्राफ देखेंगे तो जितनी फ्रीक्वेंसी उसमें अप जाती है उतनी ही फ्रीक्वेंसी डाउन भी आती है। इसको कहेंगे सर्टेन फ्रीक्वेंसी यानी पीरियोडिक फ्रीक्वेंसी। अब क्वासी पीरियोडिक फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन यानी कि जितना फ्रीक्वेंसी अप जाएगा उतना ही डाउन आएगा, यह पक्का नहीं है। इसका जो फ्रीक्वेंसी का ग्राफ होगा यह बहुत ही अनसर्टेन वे में होगा, यानी जितना अप जाएगा उतना नीचे नहीं आएगा, या जितना नीचे जाएगा उतना अप नहीं आएगा। यानी पूरा ग्राफ, पूरी फ्रीक्वेंसी अनसर्टेन वे में होगी। इसको हम कहेंगे क्वासी पीरियोडिक ऑसिलेशन।
तो चलिए अब मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है एस्ट्रोटॉक विथ आशीष। मैं हूं आशीष साधवानी और इस चैनल पे होती है एस्ट्रोनॉमी के अलग अलग टॉपिक पे इंटरेस्टिंग बातें। तो आज की ये वीडियो है न्यूट्रॉन स्टार्स के ऊपर। कॉम्पटन गामा रे ऑब्जर्वेटरी 1990 में नासा ने स्पेस में लॉन्च किया था और उसी दशक में उस ऑब्जर्वेटरी ने 2 गामा रे पैटर्न बर्स्ट को डिटेक्ट किया था। अक्सर जो ये गामा रे एमिशन डिटेक्ट होते हैं वो गामा रे एमिशन बहुत सारे छोटे छोटे शॉर्ट GRBs से बने होते हैं, यानी कि शॉर्ट गामा रे बर्स्ट से बने होते हैं। तो इस केस में भी यही हुआ। अक्सर जो ये गामा रे एमिशंस डिटेक्ट होते हैं तो ये गामा रे एमिशन छोटे छोटे शॉर्ट GRBs यानी कि शॉर्ट गामा रे बर्स्ट के कॉम्बिनेशन होते हैं। तो इस केस में भी यही हुआ। जो 1990 के दशक में 2 गामा रे बर्स्ट 2 गामा रे पैटर्न्स डिटेक्ट हुए थे वो भी ऐसे ही 700 छोटे छोटे शॉर्ट GRBs से बने हुए थे। अब हम आ जाते हैं आज के टाइम में। तो आज के टाइम में सेसिलिया चिरंती जो कि एक रिसर्चर है यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में, उन्होंने इन 700 शॉर्ट GRBs यानी कि शॉर्ट गामा रे बर्स्ट को स्टडी किया और इन फाइंडिंग्स को प्रेजेंट किया 241 मीटिंग ऑफ अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी में। फिर उसके बाद उसी रिसर्चर ने एक पेपर लिखा इसी इवेंट के बारे में डिटेल में और इस पेपर को नेचर नाम की एक जर्नल में पब्लिश किया 9 जनवरी जो कि मंडे था और इसी साल यानी कि 2023 में। सेसिलिया चिरंती ने जो पेपर पब्लिश किया है उस पेपर में उन्होंने क्या लिखा है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। 2 न्यूट्रॉन स्टार स्पेस में जब एक दूसरे के नजदीक आते हैं और एक दूसरे के साथ मर्ज होते हैं तब इस टाइप की सिग्नल्स यानी कि शॉर्ट गामा रे बर्स्ट रिलीज होते हैं। और 1990 के दशक में 2 पैटर्न ऐसी डिटेक्ट हुई है, यानी कि उस वक्त 2 न्यूट्रॉन स्टार मर्ज हुए थे, यानी कि 2 न्यूट्रॉन स्टार एक दूसरे के साथ मिले थे। यह एक मल्टी मैसेंजर एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है, यानी कि जब ये 2 न्यूट्रॉन स्टार मर्ज हुए थे तब ग्रेविटेशनल वेव्स में भी ऐसी फ्रीक्वेंसी आई थी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में भी ऐसी टाइप की फ्रीक्वेंसी आई थी। लेकिन आज के टाइम में भी हमारे पास ऐसे ग्रेविटेशनल वेव्स ऑब्जर्वेटरी नहीं है पृथ्वी पे जो इस टाइप की लाइट और फेंट ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट कर पाए। लेकिन आने वाले जनरेशन में यानी कि 2030 और उसके बाद इस टाइप के ऑब्जर्वेटरीज हमारी पृथ्वी पे बन जाएंगे जो इस टाइप की लाइट और फेंट ग्रेविटेशनल वेव्स को भी डिटेक्ट कर पाए। इसी वजह से सेसिलिया चिरंती ने और उनकी टीम ने कंप्यूटर सिमुलेशंस को क्रिएट किया ताकि वो समझ पाए कि जब 2 न्यूट्रॉन स्टार मर्ज होते हैं तब उनमें ग्रेविटेशनल वेव्स किस तरह से एमिट होती है और उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो जब उन्होंने ये सिमुलेशंस को क्रिएट किया तो उन्होंने देखा कि जब 2 न्यूट्रॉन स्टार एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाते हैं तब ग्रेविटेशनल वेव्स की फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज को भी पार कर जाती है। तो इस टाइप के लाइट और फेंट ग्रेविटेशनल वेव्स को हमारी ऑब्जर्वेटरी डिटेक्ट नहीं कर पाती है और इस टाइप के वेव्स बहुत ही फास्ट ट्रैवल करते हैं स्पेस से। तो इसी वजह से हमारी आज की जो ग्रेविटेशनल वेव्स की ऑब्जर्वेटरी है वो इनको डिटेक्ट नहीं कर पाती है। लेकिन इस सिमुलेशन से चिरंती और उनकी टीम को एक बात यह पता चली कि जो सिग्नल्स ग्रेविटेशनल वेव्स से निकलते हैं वही सिग्नल गामा रे एमिशन से भी एमिट होते हैं, यानी कि वही सिग्नल हम गामा रे एमिशन से भी पता लगा सकते हैं। पर इस सिमुलेशन से चिरंती और उनकी टीम ने
एक बात पता लगाई कि वही सिग्नल हमको गामा रे एमिशन से भी पता लग सकते हैं जो कि बने होते हैं शॉर्ट GR20 से, यानी कि शॉर्ट गामा रे बर्स्ट से। एस्ट्रोनॉमर्स इसी टाइप के सिग्नल्स को कहते हैं क्वासी पीरियोडिक सिग्नल्स कहो या क्वासी पीरियोडिक ऑसिलेशंस कहो या क्वासी पीरियोडिक फ्रीक्वेंसीज कहो। यानी कि जब दो न्यूट्रॉन स्टार्स मर्ज होते हैं तो ग्रेविटेशनल वेव्स भी एमिट होती है, गामा रे बर्स्ट भी एमिट होते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी अलग अलग एमिट होते हैं। तो इन सभी में जो फ्रीक्वेंसीज निकल के आती है वो सब फ्रीक्वेंसीज अनसर्टेन होती है। तो इसी वजह से इन सभी को हम कहेंगे क्वासी पीरियोडिक ग्रेविटेशनल वेव्स, क्वासी पीरियोडिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या क्वासी पीरियोडिक गामा रे बर्स्ट। क्योंकि जब दो न्यूट्रॉन स्टार मर्ज होते हैं तो वो बनता है ब्लैक होल। तो इसी वजह से इन सब की फ्रीक्वेंसीज 1000 हर्ट्ज से बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसी वजह से इस टाइप की फ्रीक्वेंसीज को हम ज्यादा डिटेल में डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। जिन दो गामा रे पैटर्न्स की चिरंती और उनकी टीम बात कर रही है उसमें से एक सिग्नल डिटेक्ट हुआ था 11 जुलाई 1991 और दूसरा सिग्नल डिटेक्ट हुआ था 1 नवंबर 1993 को। तो जैसा कि मैंने आगे बताया, इस पूरे इवेंट को डिटेल में स्टडी करने के लिए इस पूरी टीम ने एक कंप्यूटर सिमुलेशंस को बनाया ताकि इस पूरे इवेंट को डिटेल में स्टडी कर पाए, ताकि आगे की जनरेशन इस रिसर्च की मदद से और आगे नई नई बातें न्यूट्रॉन स्टार मर्जिंग में से पता लगा पाए। तो अब आपको मैं दिखाने वाला हूं सेसिलिया चिरंती और उनकी टीम ने बनाया हुआ एक कंप्यूटर सिमुलेशन। यह वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें हैं इस वीडियो के बारे में वो क्लियर कर देता हूं ताकि यह वीडियो देखने में आपको और भी ज्यादा मजा आए। सबसे पहली बात यह कि इस वीडियो में एक टाइप की साउंड निकलेगी, तो वो साउंड को अच्छी तरह से सुनने के लिए आप अभी अपने मोबाइल में ईयरफोन अटैच कर लीजिए। ये जो वीडियो है ये एक सिमुलेशन है जो कि ट्रैक करता है ग्रेविटेशनल वेव और डेंसिटी में चेंजेस कैसे आते हैं जब दो न्यूट्रॉन स्टार एक दूसरे को ऑर्बिट करते 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 एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं। इस वीडियो के लेफ्ट साइड में आपको एक स्केल दिखेगी जो कि ग्रेविटेशनल वेव्स और क्वासी पीरियोडिक ऑसिलेशंस को ट्रैक करेगी और इनमें एक स्टेडी राइज आता जाएगा जैसे जैसे दो न्यूट्रॉन स्टार एक दूसरे के नजदीक आते जाएंगे। जब दो न्यूट्रॉन स्टार एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे तब ग्रेविटेशनल वेव्स की फ्रीक्वेंसी में 1000 हर्ट्ज से भी ज्यादा एक अचानक जंप आएगा और दो प्राइमरी टोन्स के बीच में ये फ्रीक्वेंसी रहेगी। ये दो प्राइमरी टोन्स को ही हम कह रहे हैं क्वासी पीरियोडिक ऑसिलेशंस या फिर QPOs। सेसिलिया चिरंती ने जो जो भी डिटेल में कहा है इस पेपर में वो सब मैंने आपको समझा दिया। अगर कोई भी बात आपको समझ में ना आई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे। तब तक के लिए धन्यवाद।